ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर आपके एंड पर रिवीजन दमादम मस्त स्पीड से एंड सर इफेक्टिवली हो रहा है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। सरकार आइए अगला पॉइंट, अगला चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं हम सर। आई होप सर ये सारे लेक्चर्स जो हम ये जो रिवीजन सीरीज है आपके लिए, ये आपके एंड पर आप रेगुलरली देख रहे हो एंड सर आपके एंड पर रिवीजन फास्ट हो रहा है और बहुत इफेक्टिव हो रहा है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बच्चों ये बार बार बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर ये जब लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा तो आपने देखा होगा वी आर वेटिंग फॉर योर पिक देयर एंड सर वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर पिक देयर, क्योंकि सर माहौल बनना चाहिए शानदार वाला। आपकी अगर पढ़ाई शानदार होगी तो डेफिनेटली माहौल बनेगा। आइए बच्चों टॉपिक पढ़ते हैं हम क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 49 एंड 50। 49 इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, 50 इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 49 पेमेंट ऑफ टैक्स। सर तीन तरह के ई लेजर होते हैं अंडर जीएसटी। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर मतलब सर आपका अ काइंड ऑफ ई वॉलेट जिसके अंदर सारा जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, भले वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो या टीसीएस टीडीएस का अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका जितना भी आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो केवल सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी और जीएसटी सेस का आपको आईटीसी मिलता है, केवल टैक्स का पार्ट का आपको आईटीसी मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह को पे करने के लिए क्रेडिट काम नहीं आता है। लायबिलिटी रेशियो में सारी लायबिलिटी आपकी रिफ्लेक्ट होगी, हेड वाइज माइनर हेड वाइज बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए सर अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ला बाबा ला पैसा दे। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किस तरह से आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। मोड ऑफ डिपॉजिट ऑनलाइन लिमिट, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आईएमपीएस, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एंड सर ऑफलाइन पेमेंट में एनईएफटी, आरटीजीएस विदाउट एनी लिमिट। पर सर ओवर द काउंटर बैंक जाके अगर आपको जमा कराना है तो ₹10,000 पर चालान मैक्सिमम, सर ₹10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड तक का ही आपका अमाउंट डिपॉजिट हो सकता है ओवर द काउंटर। अदरवाइज आप ये अदर मोड से अमाउंट डिपॉजिट करिए टू प्रमोट द ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवर द काउंटर की लिमिट मैक्सिमम ₹10,000 पर टैक्स पीरियड पर चालान कर दिए फिक्स। आइए सर कोई मैनुअल और फिजिकल चालान नहीं है अभी, सारा सर सिंगल चालान बनता है ऑनलाइन। आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ऑनलाइन जाके जीएसटी पोर्टल पर जाके चालान, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सर इस तरह का चालान बनेगा। सर चालान तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस क्या होता है, ये है सब क्या, मेजर हेड, ये क्या है माइनर हेड, टोटल तो नहीं है सर। ओके वापस देखिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और स्टेट जीएसटी और सेस अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ये हो गए मेजर हेड और ये क्या माइनर हेड। आपको मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज इस तरह का चालान आप फिल करना पड़ेगा। उसमें आप अमाउंट फिल करेंगे कि कौन से हेड में आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है बेटा, क्लियर। आप अमाउंट फिल करेंगे मैनुअली सर। उसके बाद सर यहाँ पे अमाउंट जब फिल कर दिया नीचे आएगा क्या, जनरेट चालान, चालान जनरेट हो जाएगा। देन मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट मेक का ऑप्शन में आपको ये सारे वेरियस मोड ऑफ पेमेंट आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करेंगे एंड देन अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा आपके रेस्पेक्टिव मेजर हेडवाइज, माइनर हेडवाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हाँ है ना भाई। अब मान लो आपने कोई ई चालान जनरेट कर दिया एक बार, पर सर अमाउंट पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, ई चालान की वैलिडिटी कितनी है, 15 डेज तक है। 15 डेज तक वो आपने चालान जो बनाया वो सेव रहेगा, क्लियर। अब अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने आपका टैक्स का पेमेंट कर दिया, वो आपके ही ई वॉलेट में है माना जाएगा। वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली तो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है, पर सर फिर भी पेमेंट ऑफ टैक्स को ऐसा नहीं मानते कभी बेटा। सर जब आप चालान जनरेट करेंगे तो आपको एक जब पेमेंट कर देंगे तब एक सीआई नंबर जनरेट होता है बेटा, इट इज जनरेटेड बाय बैंक इंडिकेटिंग दैट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, हाँ है ना भाई। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सीआई नंबर होता है बच्चों, ओके क्लियर। अब सर ध्यान देना बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेजर हेडवाइज, माइनर हेडवाइज इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। अब सर ध्यान देना, आप जब अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो सर जिस मेजर हेड के माइनर हेड में हमने फंड डिपॉजिट किया है उसी में वो फंड रहेगा एंड दैट फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी अदर लायबिलिटी ऑफ एनी अदर माइनर हेड, भले वो सेम मेजर हेड का हो या अदर मेजर हेड का हो। सर आप कैश लेजर को सर दूसरे हेड के लिए यूज नहीं कर सकते, पर यस सर आप एक हेड से दूसरे हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज अलाउड बिटवीन दी माइनर हेड एंड मेजर हेड्स। अब सर क्या होता है बच्चों इस केस में, आपने सर किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से, जैसे फॉर एग्जांपल सर टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर्स क्या है माइनर हेड है, इंटरेस्ट सॉरी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एंड सेस, दीज आर मेजर हेड्स। अब सर आपको कोई फंड यहां पड़ा है और आपको पैसा चाहिए मान लो कहां पर, एसजीएसटी के टैक्स में बेटा, तो यहां से यहां आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो एंड सर ट्रांसफर ऑफ फंड इज परमिसिबल थ्रू द कॉमन पोर्टल। अब ऐसे केस में अगर फंड ट्रांसफर किया है तो जिस अकाउंट से फंड ट्रांसफर हुआ है ये मानेंगे उस फंड से आपको अमाउंट रिफंड मिल गया है और जहां आपने ट्रांसफर किया वहां आपने फंड डिपॉजिट कर दिया है और उसके बाद फंड ट्रांसफर करने के बाद आप अमाउंट को रेस्पेक्टिव हेड के लिए यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड थिंग ध्यान देना बेटा, अभी गवर्नमेंट ने सर कुछ टाइम पहले
डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है, मतलब हैविंग द सेम पेन नंबर, क्लियर, तो ऐसे केस में भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। और ऐसे केस में अगर आपने फंड ट्रांसफर किया तो ध्यान देना बेटा, ये मानेंगे कि जिस जीएसटी नंबर से आपने फंड ट्रांसफर किया है वहां से आपने रिफंड ले लिया और जहां आपने ट्रांसफर किया वहां आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है। एक बात और सर ध्यान देना बेटा, जो फंड ट्रांसफर कर रहा है अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को खुद का लायबिलिटी पहले पे होना चाहिए पूरा, उसके बाद ही आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। पता पड़ा खुद का लायबिलिटी पेंडिंग है, किसी और को फंड ट्रांसफर क्या करोगे। एंड सर फंड जो ट्रांसफर होगा डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में वो सीजीएसटी और आईजीएसटी का ही फंड ट्रांसफर हो पाएगा टू दी अदर डिस्टिंक्ट पर्संस। ओके डन। अब सर ध्यान देना बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप फंड ट्रांसफर करते हो गवर्नमेंट क्या करेगा, जैसे आपने आईजीएसटी से फंड ट्रांसफर किया कहां पे, एसजीएसटी में, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी फंड से अमाउंट उतना निकाल के उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स वाले, इस वाले में जैसे टैक्स में हमने डिपॉजिट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स वाले हेड में अमाउंट डिपॉजिट करेगा। क्लियर। आइए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहां, आईटीसी चैप्टर पढ़ते वक्त पूरा पूरा हमने यहां बात कर ली थी बच्चा। पूरा आईटीसी जो आप लेते हो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप क्रेडिट करेंगे, वो सेल्फ असेसमेंट बेस पे होता है बेटा। जितना भी क्रेडिट आपके जीएसटी 2B में आ रहा है मैक्सिमम तक आप क्रेडिट ले सकते हो, याद आया बच्चों बात आप, ठीक है। सर आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले कंज्यूम करना है, वो यूज होता है, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी काम आता है, ठीक है सर। आइए अब सर कुछ सर्कुलर यहाँ पे दे रखे, सर्कुलर बोलता है क्या, किस तरह से अमाउंट को यूटिलाइज करना है इन दी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। सबसे पहली बात, आप अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, भले वो सेल्फ असेस्ड हो या फिर कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी थी डिपार्टमेंट ने और उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी आई है, तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। मतलब आपका जो लायबिलिटी है भले वो सेल्फ असेस लायबिलिटी हो या डिपार्टमेंट ने बताया कि भाई इतना लायबिलिटी आपका पेंडिंग चल रहा है, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर आपके पास आईटीसी अवेलेबल है इन दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड थिंग सर, अगर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है तो आपको बताया वो आपके लिए इनवर्ड सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए हमेशा कैश लेजर के थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हो, क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी के जो हम बड़े क्वेश्चन करते हैं उसमें अगर आपकी कोई लायबिलिटी जैसे जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, या लोअर की फीस पर आपकी अगर लायबिलिटी आ रही है रिवर्स चार्ज में तो उसको अलग से लिखते हैं और उसकी लायबिलिटी को कैश लेजर के थ्रू ही पे करना होता है, उसके लिए आईटीसी यूज नहीं आता है बेटा। हाँ है ना भाई। सर अब आता है क्या, अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फी या एनी अदर अमाउंट पे करना तो डेफिनेटली उसके लिए आप कैश लेजर ही यूज कर सकते हो, उसके लिए आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो बेटा। क्लियर। क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड, आईटीसी सॉरी कैश लेजर कैन बी यूज्ड। हाँ है ना भाई। अच्छा एक बात और, अगर मान लो गवर्नमेंट से आपको कभी रिफंड मिला, क्या मिला बेटा, रिफंड। अब रिफंड का अमाउंट वो रॉन्गली अमाउंट रिफंड मिला आपको, अब वो रिफंड का अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना, दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली बेटा। ओके चलिए सर, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इंटर गवर्नमेंट अकाउंट फंड ट्रांसफर, सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कब, सर जब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको जीएसटी के अंदर कि सर आपने जितना आईटीसी सीजीएसटी का यूज किया किसके लिए, सर आईजीएसटी के लिए, उतना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सीजीएसटी अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके आईजीएसटी में डालेगा। जितना आपने क्रेडिट आईजीएसटी का यूज किया एसजीएसटी के लिए उतना सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके डालेगा बेटा, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट डालेगा। क्लियर। ये तेरा ये मेरा, हाँ है ना भाई, अकाउंट सेटलमेंट बच्चों। क्लियर डन। एंड वाइस वर्सा सेक्शन इज गिवन अंडर आईजीएसटी एक्ट आल्सो और रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट आल्सो बेटा। देन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, सबसे पहली बात आती है क्या सर, लायबिलिटी रजिस्टर जो आपका होता है उसमें सर आपका जो लायबिलिटी होता है वो टैक्स का भी होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और अदर सम पेबल सब कुछ होगा बेटा, ठीक है। उसको पे करने के लिए एक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी देने का सीक्वेंस देने का बच्चा। सबसे पहले आपको सर बहुत कर्जा हो रखा है तो पहले पुराना कर्जा उतारिए, तो सर अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई टैक्स इंटरेस्ट और अदर ड्यूज बाकी है वो पहले वो पूरा पे करिए। इंटरेस्ट और अदर ड्यूज भी पहले प्रीवियस पीरियड का पे करना पड़ेगा, फिर करंट टैक्स पीरियड का आपको टैक्स एंड अदर ड्यूज पे करना पड़ेगा, और उसके बाद सेक्शन नंबर 73 और 74 का कोई डिमांड अगर है तो दैट हैज टू बी डिस्चार्ज नेक्स्ट बेटा। अदर ड्यूज भी पहले पे करना पड़ता है, अदर ड्यूज मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेबल बेटा। प्रीवियस पीरियड का पूरा पे हो जाएगा, उसके बाद करंट पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज। ओके चलो सरकार आइए अब आ रहा है क्या सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। लग गए क्या इंटरेस्ट। अब सर इंटरेस्ट लग गए उसके लिए क्या होगा बच्चों, सर इंटरेस्ट कब लगते हैं, पहली बात तो ये सर इंटरेस्ट इज सिंपली बात करिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपने पेमेंट लेट किया तो इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल बात ये है बेटा। तो सर इंटरेस्ट की बात कब आएगी, दो केस में बात आएगी, अगर आपने गवर्नमेंट का जो ड्यू डेट का टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट दे रखा है जीएसटी का, उसके बाद अगर पेमेंट किया तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे से क्या लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चों। क्लियर डन। सेकेंड थिंग, अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया तो जितना आईटीसी रॉन्गली आपने
अवेल करके उसको यूटिलाइज किया है, जितना यूज किया आईटीसी, उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या इंटरेस्ट कब लगता है बेटा। ओके, अब बात करता हूं बच्चों सर, क्या सर अगर आपने आईटीसी रोंगली अवेल किया पर यूटिलाइज नहीं किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल। सेकंड थिंग, अगर आपने रोंगली आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज कर लिया, तो जिस दिन यूटिलाइज किया है और जितना अमाउंट यूटिलाइज किया है उतने अमाउंट पर उस दिन से क्या लगेगा, इंटरेस्ट, जब तक आप उतना अमाउंट गवर्नमेंट को वापस से पे नहीं कर देते बच्चों। हाँ है ना भाई, ओके, ये सिंपल मीनिंग है। आइए बच्चों, अच्छा दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18% पर annum। अब सर बहुत ही सुंदर बात आने वाली है बेटा, सर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स किया आपने, तो सर अगर मान लो जनवरी महीने का ड्यू डेट है क्या 20 फरवरी, आपने अगर सर लेट पेमेंट किया है तो सर 21 तारीख को पेमेंट किया तो एक दिन का इंटरेस्ट बेटा, तो सर जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट है उससे नेक्स्ट डे से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज वहां से काउंट होने चालू हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब सर रॉन्गली यूटिलाइज किया, रोंगली अवेल आईटीसी को अगर आपने यूटिलाइज किया तो उसके लिए पीरियड कैसे काउंट करते हैं, बहुत समझदारी से सुनना सर। मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहली बात ये कि मान लो मैंने जनवरी महीने में 10 लाख का रोंगली आईटीसी अवेल कर लिया, मार्च महीने में जाके मेरे को रियलाइज हो कि मैंने रोंगली आईटीसी अवेल किया था जनवरी महीने में, पर मैंने उसको अब तक यूटिलाइज नहीं किया। पता कैसे पड़ेगा सर, अब तक यूटिलाइज नहीं किया, मतलब अगर मेरे आईटीसी अकाउंट का बैलेंस सर 10 लाख रुपए से कम नहीं हुआ है मार्च महीने तक, तो मान लेना मैंने वो रोंगली अवेल आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया। क्लियर। पर अगर मार्च महीने में, चलो मार्च से अपन 2-3 महीने आगे ले लेते हैं, सर जनवरी महीने में मैंने रोंगली आईटीसी अवेल किया 10 लाख रुपए का, अब सर आपका जुलाई महीने में जाके आपको रियलाइज हुआ कि मैंने तो 10 लाख का क्रेडिट जनवरी महीने में रोंगली अवेल किया था, अब सर जुलाई महीने में जाके आपको रियलाइज हुआ, तो सर अब पॉइंट आता है क्या, आपको इंटरेस्ट पे करना कि नहीं करना है। अब ध्यान देना बेटा, जो रोंगली अवेल आईटीसी था ये मानते कि सबसे लास्ट में उस रोंगली अवेल आईटीसी को आपने यूटिलाइज किया, इसलिए सर जुलाई महीने तक देख लेना क्या आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए से कम गया। अगर 10 लाख रुपए से कम नहीं गया किसी भी मंथ में, इसका मतलब आपने उस रोंगली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया। सेकंड थिंग, अगर आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी 10 लाख रुपए जो था, 10 लाख का बैलेंस था, अगर आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस जैसे मान लो अप्रैल महीने में हो गया कितना, 7 लाख रुपए बेटा, इट मींस सर अप्रैल महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त आपने उस 10 लाख में से 3 लाख का आईटीसी यूज कर लिया। अब अप्रैल महीने का लायबिलिटी आपने कब पे किया होगा बेटा, सर मई महीने में रिटर्न फाइल किया होगा। मई महीने में कब किया आपने रिटर्न फाइल, सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 20th मई, तो 20 मई या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने 18 मई को रिटर्न फाइल कर दिया था, तो 18 मई और 20 मई विच एवर इज अर्लियर 18 मई, तो 19 मई से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, और जब तक आप वो 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस पे नहीं कर देते तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपने ड्यू डेट थी क्या 20 मई, पर आपने रिटर्न फाइल किया कब 25 मई को, तो भी 20 मई को आपने रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज के लिए था मान लेंगे, और 21 मई से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum, जब तक आप उस अमाउंट को गवर्नमेंट को वापस से पे नहीं करते तब तक बच्चों। हाँ है ना भाई। तो सर जिस महीने में आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस उस रोंगली अवेल्ड आईटीसी का अमाउंट से कम हो जाता है, उतना अमाउंट आपने ये मान लेंगे यूज कर लिया उस दिन जिस दिन आपने वो रिटर्न फाइल किया था उस दिन, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रेस्पेक्टिव मंथ का रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर। और उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप गवर्नमेंट को वो अमाउंट पे नहीं करते। क्लियर। 18% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भारत माता की जय। आई होप मजा आ गया होगा, शानदार वाला रिवीजन हुआ होगा। अब एक बात और आती है मस्त वाली, कि अगर आपने बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स किया तो किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने वाला है। सिंपली अगर आपको याद कराऊं तो सर आपको अभी 1 मिनट में याद आएगा कि सर मान लो मेरा 14 लाख का लायबिलिटी था, 10 लाख का मैंने आईटीसी यूज किया, बैलेंस 4 लाख मैंने पे किया। हाँ है ना भाई। ये मान लो था जनवरी महीने का। अब सब जनवरी महीने का लायबिलिटी 14 लाख का, 10 लाख का आपने आईटीसी यूज किया और बैलेंस 4 लाख आपने पे किया। रोंगली अवेल्ड आईटीसी नहीं था, नॉर्मल आईटीसी था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सर यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था क्या 20th फरवरी। अब आपने सर मान लो रिटर्न जो फाइल किया जनवरी महीने का रिटर्न आपने फाइल किया कब, जुलाई में जाके 15 जुलाई को आपने रिटर्न फाइल किया, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या था बेटा 20th फरवरी। तो सर 21st फरवरी से 15th ऑफ जुलाई तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum। पर किस अमाउंट पर, इफ यू डिलेड इन फाइलिंग द रिटर्न, तो ऐसे केस में नेट टैक्स पेबल इन कैश मतलब रुपीज 4 लाख इस एग्जांपल में, उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। पर यही मान लो जनवरी महीने का रिटर्न आपने फरवरी में फाइल कर दिया था बच्चा, 20 फरवरी उससे पहले फाइल कर दिया था बेटा। क्लियर। पर सर जुलाई महीने में जाके आपको रियलाइज हुआ कि भाई मैंने क्या किया है, जनवरी महीने के कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें डिस्क्लोज करना रह गए थे और उसकी लायबिलिटी पे करना रह गई। अब जाके आप क्या कर रहे हो, जुलाई महीने में
सर जब जून का आप रिटर्न फाइल करते थे जुलाई में, मान लो 15 जुलाई को फाइल करते बेटा, क्लियर, तब जाके उस जून महीने की लायबिलिटी में आपने जनवरी महीने की लायबिलिटी ऐड करी, वो लायबिलिटी थी मान लो 14 लाख की, अब 10 लाख का आपके पास आईटीसी भी था, वी डोंट केयर। अब ऐसे केस में अगर आपने सर रिटर्न फाइल करता था और सब्सिक्वेंट पीरियड के रिटर्न में वो लायबिलिटी आप डिस्क्लोज करके आप अब टैक्स पे कर रहे हो, तो ऐसे केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पेएबल मतलब 14 लाख, भले 10 लाख का आईटीसी अवेलेबल है, फिर भी पूरे 14 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 18% पर annum। मेनली रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हुए तो नेट टैक्स पेएबल इन कैश होता है, उस पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेकंड थिंग, अगर कोई भी डिमांड आती है सेक्शन नंबर 73 और 74 की, तो ऐसे केस में जो टैक्स पेएबल होता है उसमें भी ग्रॉस टैक्स पेएबल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर, डन। ये दो एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बताया जहां पे आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर सर, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आइए सर सर्कुलर भी पढ़ लेते हैं हम। और सर आता है क्या, क्लेरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयरऑफ। अब मैं समझाता हूं बेटा ये सर्कुलर क्या कहता है। बच्चों मान लो सर अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया तो इंटरेस्ट लगेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस था 10 लाख रुपए, सीजीएसटी का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस था 15 लाख रुपए और एसजीएसटी का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस था 15 लाख रुपए बेटा, है ना सर। ये था मान लो जनवरी महीने का। अब मेरी सर जनवरी महीने की लायबिलिटी आई, अब जनवरी महीने की मेरी लायबिलिटी थी बच्चों मान लो कितने की सर 25 लाख की। सर मैंने क्या किया होगा मुझे बताओ आप। सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को यूज किया होगा बेटा, उसके बाद सी और एस के आईटीसी को यूज किया होगा। अब सर ऐसा मैंने लायबिलिटी आईटीसी यूज करके लायबिलिटी पे कर दिया बच्चों। अब सोचिए सर 3 महीने बाद पता पड़ा कि ये आईटीसी जो था आईजीएसटी का ये रॉन्गली अवेल्ड था। अब सर सोचो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, आपने तो 10 लाख का आईटीसी यूज कर लिया, इंटरेस्ट पे करो। उसके लिए सर्कुलर आया, बोला क्या कि अगर आईजीएसटी की आईटीसी की हम बात करें तो सर ऐसे केस में सर उस आईजीएसटी की आईटीसी को आपने यूज किया कि नहीं किया, इसको चेक करने के लिए आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के आईटीसी अकाउंट को बैलेंस को ऐड करके फिर देखना है। तो यहाँ पे क्या होता, अगर सोचिए आईजीएसटी का आईटीसी नहीं होता तो हमारे पास क्या होता, सीजीएसटी का आईटीसी और एसजीएसटी का आईटीसी 15 लाख मतलब 30 लाख का आईटीसी था और लायबिलिटी आपकी थी 25 लाख की, तो 30 लाख का आईटीसी वो सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी ऑफ रुपीज 25 लाख। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया होता कि सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करो तो हमारा ये अमाउंट जो था आईजीएसटी वाला ये अनयूटिलाइज रहता बेटा, और अनयूटिलाइज रहता तो इस पे इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। वो तो आपके रूल की वजह से हमने आईजीएसटी के आईटीसी को पहले यूज किया, इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया कि चिंता मत करो, टोटल आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द हेड्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टेकन टुगेदर हैज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी आईटीसी बच्चों, है ना भाई, डन। सेम वे अगर यहां पर बात करें जीएसटी कंपनसेशन सेस का आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया और उसको यूज कर लिया, तो उसके लिए तो केवल जीएसटी कंपनसेशन सेस के आईटीसी अकाउंट का बैलेंस ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे आप सर तंबाकू सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हो बेटा, तो सर टोबैको पे आपने सेस पे किया, सिगरेट पे आपके पास सेस लग रहा है, अब सेस का आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल करके यूज कर लिया, तो सर उसके लिए केवल सेस का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस ही चेक करना, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का सम टोटल नहीं देखना है बेटा। क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है, अब ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब शायद सर्कुलर्स हर एक पॉइंट भारत माता की जय शानदार तरीके से कवर हो रहे एंड मजा आ रहा है आपके एंड पे। ध्यान देना बच्चों, सर हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। वी ऑल आर विथ यू, हमारी सारी प्रेयर्स आपके लिए है, पूरी ताकत आपके लिए लगा देंगे, बस अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है एंड सर पूरी ताकत लगा देनी है आपको। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, ऑल द बेस्ट गाइस, वी आर देयर फॉर यू। माहौल बनेगा शानदार वाला एंड सर लव यू लॉट। और सर लेक्चर अगर पसंद आया तो डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। माहौल शानदार बनना चाहिए क्योंकि ये एजुकेशन वाले लेक्चर्स है एंड सर इससे आपके करियर में बहुत इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छा आएंगे अगर आपने इन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा तो। और जितने स्टूडेंट्स के साथ आप ये शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना माहौल बनता जाएगा सबका। ऑल द बेस्ट गाइस।